बाकी निशा सिलेक्शन तो हो ही जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रिलैक्स रहे। ठीक है, गुड। ये स्टूडेंट्स, सर। आपको आवाज आ रही है? जी सर। चलिए, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। सर मेरा नाम उषा है। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो अपने गांव के स्कूल से ही कंप्लीट हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अपने होम डिस्ट्रिक्ट से ही कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने बीएड भी अपने होम डिस्ट्रिक्ट से ही कंप्लीट की है। उसके बाद सर मैंने नेट क्वालिफाई किया, उसके बाद मैंने एस्टेट क्वालिफाई किया। ये सब प्रोसेस के बाद सर आज आपके सामने हूँ सर। ये इकोनॉमिक्स में डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है? सर डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो डायरेक्ट इकोनॉमिक एजेंट के इनकम पर लगते हैं सर। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो किसी गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगती है सर। और जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनसे इकोनॉमी में सर एफिशिएंसी आती है। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उससे डेट वेट लॉस क्रिएट होता है सर। और उससे जो इकोनॉमी में एक्टिविटीज होती हैं वो भी कम हो जाती हैं और डेट वेट लॉस भी होता है सर। इसी टैक्सेस में एक और कॉन्सेप्ट होती है, प्रोग्रेसिव टैक्सेस, रिग्रेसिव टैक्सेस। ये क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्सेस सर इनकम के इंक्रीज होने के साथ साथ बढ़ता है सर। और जो रिग्रेसिव टैक्सेस हैं सर ये इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की भांति ही होते हैं सर। जैसे इनकम जिसकी ज्यादा उस पर कम टैक्स, और जिसकी कम उस पर ज्यादा। जैसे सर इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे कि एक बिस्किट का पैकेट है सर, उसको गरीब कंज्यूमर भी उतने ही पैसे में खरीदेगा और जो अमीर कंज्यूमर है वो भी उसको उतने ही पैसे में खरीदेगा। तो ये रिग्रेसिव नेचर का टैक्स है सर। इंडिया का जो गवर्नमेंट का बजट है उसके अंदर इनकम में किन किन टैक्सेस से कितना कितना परसेंटेज, अगर कुछ बेसिक सा बता दें तो कितने कितने परसेंट से कौन कौन सा टैक्स से कलेक्शन आता है? सर सबसे ज्यादा तो सर जीएसटी से आता है सर। उसके बाद इनकम टैक्स सर, उसके बाद कॉर्पोरेट, फिर उसके बाद एक्साइज ड्यूटी सर, फिर उसके बाद कस्टम ड्यूटी। Okay. और भारत सरकार जो एक्सपेंडिचर करती है उसमें तीन या चार बड़े जो हेड हैं वो बता दें। जैसे कि हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो तो सर 51 लाख करोड़ का है। और जो हमारी एस्टिमेटेड जीडीपी है ना सर वो 356 लाख करोड़ की है। और उसमें से जो सर टोटल एक्सपेंडिचर करती है ना गवर्नमेंट, वो रिवेन्यू अकाउंट पे करती है सर। इसमें सबसे मेजर जो पोर्शन है वो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है जो लगभग 13 लाख करोड़ के आर बार है सर। फिर उसके बाद सब्सिडी, डिफेंस डिफेंस है सर। और फिर अदर जो पेंशन होगी इस टाइप से सर। गुड। डॉक्टर विकास। अभी रिसेंटली एक ऑपरेशन सिंदूर काफी चर्चा में रहा है, उसके बारे में बताएंगे आप कुछ, क्या था वो? सर इसके बारे में ज्यादा अवेयर तो नहीं, बट मैं कोशिश करूंगी सर। जो पहलगाम में जो अटैक हुआ था ना सर, उसको मतलब कि उसके जवाबदेही में ऑपरेशन सिंदूर हमारे इंडिया की तरफ से सर चलाया गया था। और ये लगभग जो उनके 9 ठिकाने थे सर, मतलब कि उनके 9 ठिकानों के ऊपर अटैक किया था सर इंडियन आर्मी ने। इतना ही बता पाऊंगी सर। ओके। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? सर फिस्कल डेफिसिट जैसे कि हमारी गवर्नमेंट इंडियन बजट में टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो मतलब कि 51 लाख करोड़ का है। और सर उसमें से जो रिसिप्ट होती हैं वो लगभग 34 लाख करोड़ के आर बार है सर। और उसमें से हम जैसे कि टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट को माइनस करके और उसमें से बोरोविंग को भी माइनस करके जो बचता है वो फिस्कल डेफिसिट होता है सर। और जो बोरोविंग है वो लगभग 16 लाख करोड़ के आर बार है। और फिस्कल डेफिसिट भी 16 लाख करोड़ है जो हमारी एस्टिमेटेड जो जीडीपी है उसका 4.4% है सर। तो ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है? यदि सर प्रोडक्शन कैपेसिटी में एक्सपेंडिचर हो रहा है तो सर गुड
अगर वेलफेयर मतलब कि सोशल स्कीम्स में लगाया जा रहा है तो वो सर वेस्टेज ही है सर, एक तरह से। तो जो आपको ऐसा लगता है कि जो सोशल स्कीम्स में गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है वो वेस्टेज है? फ्री नहीं होना चाहिए सर, नॉर्मल। क्योंकि हमारे जैसे जो एक्सपेंड जो टोटल एक्सपेंडिचर है सर, उसमें से 13 लाख करोड़ तो इंटरेस्ट पेमेंट है सर। तो हम्म, नहीं, जैसे गवर्नमेंट की तो वो स्कीम एक। है, हरियाणा गवर्नमेंट की एक स्कीम है, बुढ़ापा पेंशन जो है, ओल्ड एज पेंशन जो दी जाती है, तो आप इस तो सर वो एक्सपेंस तो को करते कैसे रखेंगे? नहीं सर, जैसे गवर्नमेंट का क्या काम होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे, जो वीकर सेक्शन है उसका सपोर्ट करे, जैसे वृद्धा पेंशन होगी, विडो होगी, बच्चे हो गए, उनके टेकिंग केयर के लिए तो अच्छा है सर। ओके। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी सर, जैसे कि हमारे देश में उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं हैं, जो मतलब कि घरेलू सीमा के अंदर ही एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं को लिया जाता है सर। ओके, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी? कौन कौन से मेथड्स हैं? बेसिकली सर इसके 3 मेथड्स हैं सर, टोटल हम्म, एक्सपेंडिचर इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। ओके। नवीन सर? यस। निशा, नमस्ते अभी, सर। यस नमस्ते। अभी एक हवाई जहाज क्रैश हुआ, आपने देखा होगा ना, अहमदाबाद में। तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए भारत सरकार ने एक एजेंसी डेवलप की है, जैसे हमारा हाईवे अथॉरिटी या एयरपोर्ट अथॉरिटी होता है ना, उस तरह से एक एयरक्राफ्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी एक एजेंसी है। उसका नाम बताएंगे क्या है? सॉरी सर। ओके। रिसेंटली इंडिया का 24-25 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहा है? 6.5% है सर, इकोनॉमिक सर्वे के। ओके, मोसाद क्या है? मोसाद क्या सॉरी है? सर। ठीक है निशा, अभी तो रिलैक्स रहें आप, और मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करता हूँ, आपके इवेल्युएट कर रहा हूँ, राइट? निशा, एक तो आपको एक्सट्रीम वर्ड्स यूज करने से बचना है। जैसे आप कह रहे हो ये तो वेस्टेज है, वो आवेश में आप बोल देते हैं। तो आप ये कहें कि वहां पर जहाँ जरूरत नहीं है, वहां पर सोशल सिक्योरिटी का वो नाम यूज होकर के अगर पैसे दिए जाते हैं तो वो तो वेस्टेज हैं। लेकिन उसमें रेशनलाइज करने की जरूरत है कि किसको जरूरत है किसको नहीं। तो इसके लिए हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट लेके आए हैं कि उसको कम किया जाए। तो इकोनॉमिक टर्म आपने बोल दिया, राइट, कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को कम किया जाए। ओके। दूसरा, एक जब विकास सर आपसे बात कर रहे थे तो आप बीच में ही बोल रहे थे, राइट? सो विकास सर को सुने पहले कि क्या बोल रहे हैं। तो ये पिछली बार भी मैंने आपको मेंशन किया था कि लिसन करें सामने, राइट? एंड ठीक है, जब आपसे पूछा गया जीडीपी, देन पहले जीडीपी को एक्सप्लेन करें कि सर जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है किसी भी एक देश के अंदर एक साल में, राइट, की गई इकोनॉमिक एक्टिविटी को जब हम मेजर करते हैं तो उसको हम जीडीपी बोलते हैं, राइट? तो आप जीडीपी को ही स्टार्ट से बोले ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वहीं से स्टार्ट करें। तो आपको ये देखना है कि वो जो बोल रहा है उसको बिल्कुल जैसे उसके मुंह से वर्ड छूटा है वहीं से अपने को स्टार्ट करना है कि जीडीपी क्या होता है, देन जीडीपी का फुल फॉर्म बता करके आगे चलना है। बैठने का स्टाइल ठीक है, ओवरऑल ठीक है, आप थोड़े से ज्यादा ऐसे होकर के बैठे हो, स्टे रिलैक्स थोड़ा सा। आप नॉर्मल रिलैक्स बैठे, जैसे ऐसे बैठ करके आराम से, ऐसे नहीं होना है, राइट? आराम आराम से बैठे, रिलैक्स होके बैठे, कोई आराम से, जैसे आप आराम से रिलैक्स होकर के बैठे रहते हो वैसे बैठे, झुकना नहीं है ना ऐसे होना है, बस आराम से बैठे, राइट? और थोड़े से हैंड आप आगे की बजाय थोड़े से पीछे कर सकते हैं तो ठीक है, थोड़ा से पीछे करें। नहीं नहीं नहीं, ऐसी थोड़े से, जैसे देखें, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे देखें, इसे आप बैठ सकते हैं। तो इसमें ना ऐसी हैंड हैंड को आपको मैं दिखा देता हूँ, आप हैंड देख लीजिएगा। सी, जैसे ऐसे बैठे हैं, राइट? तो ये है, राइट? तो ऐसे रख रखा है। तो आप थोड़ा सा
हैंड को ऐसे नहीं कि यहाँ गैप नहीं है, बस ठीक है, आप नहीं नहीं अब नहीं, थोड़ा आगे करें, थोड़ा सा आगे करें। हाँ, थोड़ा सा उंगलियों को रिलैक्स रखें, चाहे एकदम ऐसे करने की जरूरत नहीं, रिलैक्स रिलैक्स रखो उंगलियों को, बस, यस, दैट्स ओके। और थोड़ा सा कमर रिलैक्स रहे, कमर रिलैक्स रखो, कमर को ऐसे मत करो, रिलैक्स कर दो, ढीला छोड़ चेयर दो पे नहीं बॉडी। बैठी इसलिए ठीक है, सोफे ठीक पे है, इट्स बैठी थी ओके, सर। इट्स ओके, गुड गुड गुड। ठीक है, तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवरऑल ठीक है, और सर आपको बता सकते हैं। स्टूडेंट, आप तो अपने सब्जेक्ट पे तो ठीक काम किया है, थोड़ा सा ये भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस पूछा था, आप बता तो ठीक रहे हैं, गलत नहीं बता रहे हैं, लेकिन थोड़े से टेक्निकल शब्द भी हैं हमारे इस टर्मिनोलॉजी में। जो भी कॉन्सेप्ट है उसके साथ कुछ टेक्निकल शब्द भी हैं। जैसे इसमें एक होता है इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस और इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस। अगर आप वो यूज करते हैं ना, तो आपका जो आंसर था उसमें वजन हो जाता है, थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव हो जाती बात कि सर डायरेक्ट टैक्सेस का इम्पैक्ट और इंसिडेंट सेम पॉइंट पे होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का इम्पैक्ट और इंसिडेंट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे होता है। जो बता तो आप यही रहे थे, पर ये वर्ड अगर आप यूज करते तो आपके आंसर का ज्यादा इफेक्टिवनेस हो जाती। और दूसरा, जो आप बैठे ठीक बैठे, लेकिन आपके हाथ बांधे हुए थोड़े ही है। आप हाथ का जो आप बोल रहे हैं तो यू कैन, जैसे मैं हाथ ऊपर कर रहा हूँ, आप ऊपर भी कर सकते मूवमेंट करते हैं हैं। सर, हाँ, जैसे हैंड आराम से, मतलब आप अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए आपके हैंड्स को इफेक्टिवली यूज भी कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ रख के ऐसे नहीं बैठना है, तो बांध के थोड़ी रखेगा। तो ऐसा ना लगे कि आपको कुछ हमने सिखा के भेजा, ऐसा लगे कि आप अपने आप मतलब एक कॉन्फिडेंट इंसान है, ना कि बनाए हुए किसी की। ठीक है, नहीं, मैं तो जानबूझ के नहीं कर रही थी सर हैंड नहीं नहीं, मूवमेंट। कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, आप हैंड्स को यूज कर सकते हैं। निशा सर ठीक कह रहे हैं, हैंड को यूज कर सकते हैं, एक्सेसिव ना, तो हैंड ऐसे रखना है ना, यूज करना है, नॉर्मल नॉर्मल, कभी 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 जैसे कभी, ऐसे राइट। ऐसे सर। हाँ, कभी कभी, राइट, कोई तो ऐसे ही लग जाता है, वैसे नहीं करना, ठीक है, वैसे थोड़ा मूवमेंट कर सकते हैं, इट्स ओके। विकास सर। अ, बस जैसा आप ही नवीन सर ने, गुरनाम सर ने बताया, आपके आंसर्स में ना थोड़ा सा मुझे ये लगा कि कहीं पे आप थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं, कहीं आप थोड़ा सा कम छोड़ देते हैं। एक जुडिशियस सा अप्रोच रखे हैं आप ना, बस दैट्स इट। बाकी सारा कर लिया कवर इन्होंने, नवीन सर ने और गुरनाम सर ने। बाकी निशा सिलेक्शन तो हो ही जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रिलैक्स रहे, ठीक है, गुड।